इस बीच कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर शहीद हो गए। बताया जाता है सेना की जिस टुकड़ी पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, उस हमले में मेजर सुब्रमण्यम को 3 गोलियां लगी और वो मौके पर ही शहीद हो। अब उनके शव को सुब्बू got his day. That one day जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। इंसान से फौलाद बन, घर परिवार दोस्तों से दूर यहाँ इन बर्फीले पहाड़ों की हाड़ जमाती सर्दी में पड़े हैं। क्यों? For that one day. And that rascal got that day before us. I envy him. To Major Subramanyam. To Major Subramanyam. अरे वीर सिंह, ये सब बाहर बलवान होगा। उससे कौन मेरी दवा टेबल पर रखी लेकर आए। ये सब। अभी come on यार। Have a heart. अरे सुब्बू सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका भी दोस्त था भाई। हम सब ने एक बेहतरीन दोस्त और एक जाबाज ऑफिसर को खोया है। But this is how it is. We have to accept it, and we should accept it proudly. सुब्बू के लिए रोना तो उसकी शहादत का अपमान है यार। हमें सुब्बू के लिए दुख नहीं, बल्कि उस पर गर्व होना चाहिए। इस देश को उस पर गर्व है, उसकी फैमिली को उस पर गर्व है यार। और गर्व करने को है कौन उसकी फैमिली? What happened? I mean, क्या हुआ उसकी फैमिली को? He had a very tragic family history. His father is in mental asylum. आर्मी में ही थे, 80s में ज्वाइन किया था, बाद में मेडिकल बेसिस पर रिटायर कर। I didn't know that. लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, उसकी फैमिली में उसके फादर, उसकी वाइफ और एक बेटा भी। बड़ा स्पेशल चॉइस। क्या एज है उसके बेटे की? पता नहीं क्यों? शायद खान जानना चाहता है कि सुब्बू ने अपने बेटे के पैदा होने से पहले आर्मी ज्वाइन की थी या उसके बाद। और इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई ये हैरान है कि एक स्पेशल चाइल्ड का बाप होने के बावजूद सुब्बू आर्मी में आने का डिसीजन कैसे ले सकता है ना? नहीं मेजर, मुझे कोई हैरानी नहीं है। मैं जानता हूँ कि सुब्बू कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। तुम ये सब पहले से जानते हो? नहीं, आज ही पता नहीं। यूनिट में भी कभी लोगों को पता था, तो कोई इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता था। और उसकी वाइफ, I mean, is she working or not? Don't worry about that. They are in a good financial state, by the way. That's great. And they will get a good compensation also. तुम्हें याद है जब मेजर बलबीर शहीद हुए थे तो उनकी फैमिली को 50 लाख। It's a huge amount. और I think उन्हें भी प्रॉब्लम भी आई। तो उनकी वाइफ ने मुझे शाम को कॉल किया था, मैंने वो काम करवा दिया। In fact, I can do this for Subbu's family also. I can fix them a petrol pump. क्या बात है मेजर, क्या कहने आपके। Thanks in advance from Subbu's family also. See Khan, don't you act smart with me. अपने औकात में रहा करो। ऐसा क्या काम है? इमरान खान, क्या अंदाजा है किस सिचुएशन में हो? क्या करके आ रहे हो तुम लोग? अभी तुम्हें याद है जब मेजर बलबीर शहीद हुए थे तो सुब्बू ने क्या कहा?
डिसाइड की मेजर बलवीर की मौत पर तो वो रहे जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो, हमेशा। कितना सच कहा था यार उसने। मेजर, अब ना कोई खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला। खान साहब, क्या बात है? हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। एक मुसाफिर के सफर जैसी है दुनिया, कोई जल्दी कोई देर से है जाने वाला। क्या बात है खान सी साहब। खान, यार ये शेर वेर मत मारा करो यार, मेरी हंसी छूट जाती है। शेर और लतीफे में फर्क मालूम होता तो ना आती हंसी मेजर। मुझे अच्छी तरह से मालूम है खान, लेकिन मुझे ये सोचकर हंसी आती है कि आप लोगों को ये मुशायरे के अलावा भी कुछ और सिखाया जाता है। आप लोगों से मतलब? अरे मतलब तुम लोग। सिखाया गया है ना मेजर, बिल्कुल सिखाया गया है। अच्छा। ये मुशायरा सिखाया गया है, बात बात पर अपने आप को साबित करना सिखाया गया है, और ये आप लोगों जैसे शब्दों का मतलब समझना सिखाया गया है। और अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं ये नहीं सिखाया गया? बात करना भी सिखाया गया और वक्त पड़ने पर बात का जवाब देना भी। अच्छा, सही वक्त किससे मानते हैं? हर वक्त सही होता है मेजर। अभी बात करते हैं। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुमने? हाँ? कर क्या रहे हो तुम लोग? विक्रम पीछे हटो। टॉम एंड जेरी थोड़ी देर के लिए छोड़ नहीं सकते तुम लोग। अभी कम ऑन यार, तू तो जानता है पुरानी आदत है इनकी। मेजर सुब्रमण्यम का फैमिली बिजनेस इतना बड़ा है कि 10-12 पेट्रोल पंप तो वो खरीद ही सकते हैं। और अगर उनकी फैमिली को पेट्रोल पंप ही चाहिए था ना मेजर, तो अपने बेटे को मरने के लिए यहाँ इस वीरान पहाड़ की हाट से माटी बनी चोटियों पर न भेजते। मेजर विक्रम सुब्बू शहीद हो गया। हमारा एक साथी इस फौज का नौजवान शहीद हो गया। और इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि जो गोली सुब्बू को लगी है वो आपके या मेरे सीने में भी हो सकती थी, किसी के भी सीने में हो सकती थी। और बाय द वे, अगर आप भूल रहे हैं या भूलने का नाटक कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, बाज बहादुर मेजर ठाकुर विक्रम सिंह सुब्बू उस सर्च ऑपरेशन पर शहीद हुआ जिसके लिए आपको जाना, लेकिन आप नहीं गए, क्योंकि ऑपरेशन पर जाने से जस्ट आधा घंटा पहले ही आपको लूज मोशन हो गए। अपनी मौत नहीं मरा, आपकी मौत मरा मेजर विक्रम। अच्छा, मेरे ना जापानी की हालत में तो तुम्हें जाना चाहिए था ऑपरेशन पर, है ना मेजर? कहीं तुम्हें भी तो लूज मोशन नहीं लग गया? हाँ, मुझे जाना चाहिए और मैं जा भी रहा था, लेकिन कर्नल राघवेंद्र ने मुझे बताया कि ब्रिगेडियर ढींसा ने मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुला लिया। उस इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जिसमें वो खुद तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अचानक उनकी बेटी का फोन आ गया दिल्ली से और वो उसी में उलझे रहे। ऐसा लग रहा था मेजर जैसी मौत साजिश रच रही थी सुब्बू को अपने आगोश में लेने के लिए। निशाना सिर्फ सुब्बू पर था, लेकिन जो जो भी बीच में आता गया मौत ने सबको इधर उधर कर दिया। और शायद सुब्बू को भी इस बात का अंदाजा था कि आज कुछ अजीब होने वाला उसके साथ। क्या I mean, किस चीज का अंदाजा था? क्या अंदाजा था उसे? आज मैंने एक अजीब बात देखी। What? क्या देखा तुमने? सुब्बू को मंदिर के सामने खड़ा देखा मैंने। ओ, You idiot, वो मंदिर नहीं जाता था, ये बदल है। लेकिन इसे पता क्या चलता? कुछ भी नहीं मेजर, कुछ भी नहीं, पर शायद बहुत कुछ। अरे लेकिन वो बहुत कुछ अब सिर्फ एक अंदाजा है ना अभी। क्या मतलब है यार वो सब बातें करने? इंसान के चले जाने भर से उससे जुड़े रिश्ते, उससे जुड़ी बातें खत्म नहीं होती मेजर। हाँ नहीं होती, उसकी याद आती है और हमेशा साथ रहती है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तू ये सोचकर परेशान ना रहे कि तू जाने से पहले क्या सोच रहा था, क्या महसूस कर रहा था। अरे भाई 50 चीज़ हो सकती है, हो सकता है किसी फैमिली मैटर पर सोच रहा हूँ। नो यार, फैमिली मैटर नहीं था, आई एम श्योर ऑफ दैट। Then what? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक कुछ रह गया यार। इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। राइट। अगली बार सोचता रहूंगा मैं उसके बारे में, पता नहीं। Come on. जैन साहब, साहब आपकी दवाई। दादा बलवान सिंह,
साहब। तुम्हें सुब्बू के साथ काफी वक्त हो गया ना साथ में? हाँ साहब, मैंने साल भर साल हो गया साहब। कैसे ऑफिसर थे सुब्बू? एकदम सही अफसर थे साहब। अच्छा, तो मतलब सुब्बू एक अच्छा ऑफिसर था? एकदम जानदार अफसर थे साहब। जानदार मतलब? जानदार मतलब एकदम जानदार साहब। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अच्छे लगते थे वो? साहब मुझे तो आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सिर्फ सुब्बू के बारे में पूछा है। पर तू करना क्या चाहता है? समझने की कोशिश कर रहा हूँ यार कुछ। क्या? यही कि सुब्बू मंदिर के सामने क्यों खड़ा था? और बलवान सिंह को वो पता है? हाँ, बलवान सिंह। जी साहब। सुब्बू को याद करते हो तो कुछ याद आता है तुम्हें? हाँ साहब, सब कुछ याद आता है। मतलब कोई घटना, कोई बात, कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें याद? हाँ साहब, क्या? जब सुब्बू साहब यहाँ थे ना, हिंदी नहीं आती थी उनको। हमें लोगों ने मिलकर हिंदी सिखाई उन्हें। अबे हिंदी नहीं, हरियाणवी सिखाई थी तुम लोगों ने उसे। सारे दिन थारा भाई थारी बहन क्या है ये? एक करो साहब। बस हिंदी नहीं आती थी और कुछ नहीं? बस। अच्छा ये बताओ कि सुब्बू कैसा ऑफिसर था? मतलब वो कैसे रहता था, उसकी कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, कुछ याद नहीं आएगा? आएगा साहब, बिल्कुल याद आएगा। सुब्बू साहब एक ऐसे अफसर थे जैसे एक अफसर न होना चाहिए। वो कड़क थे, बहुत ज्यादा कड़क साहब। इसीलिए तुम उनसे परेशान रहते थे, है ना? नहीं साहब, परेशान तो नहीं रहते थे। बलवान सिंह, तुम जाओ। जी साहब। बलवान सिंह, तुम आज के सर्च ऑपरेशन में थे? नहीं साहब, मैं नहीं था। और सर? सत्तू था साहब। सत्तू? सतविंदर साहब, सतविंदर। सतविंदर। जी साहब। भेजो। जी साहब। ये क्या कर रहा था तू? ऐसा लग रहा था उसकी इंक्वायरी कर रहा है। हाँ, क्वेरी? हाँ? आर यू मैड दीपेश? सुब्बू ने बलवान सिंह को 2 बार सजा दी थी। तो अरे उससे खुश नहीं थे यार ये लोग। अच्छा, कई बार कई जवान मुझसे कह चुके हैं कि सुब्बू बहुत ज्यादा कड़क है। कम ऑन। कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहता मेजर, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये बलवान सिंह तुम्हें बताएगा कि सुब्बू मंदिर के पास क्यों रुका। नहीं, लेकिन मैंने सुब्बू के साथ बहुत कम वक्त गुजारा है, शायद 1.5 महीना। इतने कम वक्त में भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। तो ऐसी क्या वजह थी मेजर कि वो तुम सबका दोस्त नहीं बन पाया? अरे भाई, 1.5 महीने में तुम एक इंसान को कितना जान पाते हो? और क्या तुम्हें यकीन है कि इतने प्यारे दोस्त के बारे में तुम सब कुछ जानते हो? मेजर यही है जो मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो और कितना जान पाओगे इस तरह? भाई इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ होता है, घर, परिवार, बीवी, बच्चे। तुम क्या सब कुछ जान सकते हो? और वैसे हिंदी तो आती नहीं थी सुब्बू को, कैसे इन जवानों का दोस्त बनता? कैसे से बात है? तुम्हें तो अंग्रेजी आती है ना विक्रम? तुम क्यों नहीं दोस्त थे सुब्बू के? ये क्या बात? माय कलीग, तेरा दोस्त था वो। अच्छा वो पिछले हफ्ते तुम्हारा झगड़ा हुआ था सुब्बू से? आर्ग्यूमेंट, बहुत an argument. Yes, just an argument, which could be resolved only after 2 officers intervened and pulled 2 of you apart, right? What do you want to say? झगड़े की वजह क्या थी वैसे? Who are you? And why should I tell you? वहाँ पर और भी ऑफिसर्स थे और इसमें ऐसा क्या है जो इतनी पूछताछ कर रहे हो? कुछ भी नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके बारे में इतनी पूछताछ की जाए। लेकिन ऐसा मेजर बहुत कुछ है जिसके बारे में सोचा जाए। अरे जब लोग साथ होते हैं ना अभी, तो डिफरेंसेस भी होते हैं। What do you want to prove? डिफरेंसेस के रीजंस भी तो होते हैं यार। अरे सुब्बू को रीजंस की जरूरत थी क्या? उसके तो यूनिट में हर किसी के साथ डिफरेंसेस थे। अच्छा वो 1 साल पहले एक लोकल लड़की ने आपके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए थे ना? क्या कर? और उस इंक्वायरी कमेटी में सुब्बू भी था। क्या मैं उस रीजन को रीजन मान सकता हूँ मेजर? अरे सब लोग जानते हैं दीपेश, तब से इनके और सुब्बू के बीच में तू मैं रहती थी। कई बार इन लोगों का झगड़ा हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ इस बार भी झगड़ा हुआ था। हाथापाई की नौबत आ गई थी, लोगों ने आकर बीच में टाल दिया था। क्या कर रहा है यार? हटो यार! चढ़ गई है क्या तेरे को? क्या बोल रही है ये? हम ओके
भाई मुझे पता है तुम डिस्टर्ब है, हम सभी हैं यार, because we all have lost a good soldier and a good friend, but this is how it is. सुब्बू ना होता तो विक्रम होता, या तू या मैं, हम में से कोई भी हो सकता था और कभी भी हो सकता है। मौत को देखकर यहाँ जिया नहीं जाता दोस्त, एक दूसरे को देखकर जिया जाता है। यूं ही हर मौत पर हम अगर आमने सामने होने लगे ना तो ये आर्मी ढह जाएगी। यस यू आर राइट मेजर। मेजर अभिमन्यु, अगर आपका ये गुस्सा, परेशानी, तकलीफ यूं साथियों पर निकलेगा तो परेशानी और बढ़ेगी। देख रहे हैं सर? बराबर। मैंने कुछ गलत कहा क्या मेजर? क्या करके रहा था ये? पता नहीं यार, पहले भी अपनों की मौत देखी, लेकिन पहली बार किसी अपने की मौत की देखी। अरे क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि वो जाने से पहले कुछ कहना चाहता था जो अधूरा रह गया। अभिमन्यु, इस दुनिया से जाने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है यार। तेरी कोई बहस या सवाल उस अधूरेपन को खत्म नहीं कर सकती। पर यूं अपने साथियों के साथ लड़के ना, तू अपने लिए प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर लेगा। नेक्स्ट वीक घर जाने वाला था यार। कम ऑन यार, डोंट टॉक लाइक सिविलियंस। सुब्बू यहाँ होता तो खुद तुझे डांट देता। संभाल अपने आप को। इधर छोड़ ये सब। मैं एक ड्रिंक के लिए अब नीचे जा रहा हूँ। Come on यार, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, इसे एक्सेप्ट कर। Come on। अब तू आ रहा है? और हाँ, अगर कल मुझे कुछ हो जाए ना तो प्लीज ऐसे बिहेव मत करना। It would be an insult to my martyrdom. Come on soldier। ये आगे कर रहे? ए, चलो, जाओ, फटाफट। I'm sorry, Major. I overreacted. That's okay, that's okay. But one thing I want you to remember, Major. वो जो इंक्वायरी कमेटी की तुम बात कर रहे थे ना, उसने मुझे क्लियर पाया। सुब्बू भी था उसमें। अब come on विक्रम, वो परेशान था, उसने कुछ कह दिया, does not mean he thinks so यार। ओह, परेशान? अगर तुम परेशान हो ना अभिमन्यु, तो ये खान को डांट लिया करो। इसे आर्मी में इसीलिए रखा गया है। नहीं। खान को तो हमें शेर सुनाने के लिए आर्मी में रखा गया है। ओह, आई रिमेम्बर। वो ब्रिगेडियर ढींढसा का चेहरा देखा है जब ये शेर सुना देता है। भाई मुझे लगता है कि खान तुम्हें अपने शेर ना जरा सोच समझ कर सुनाने चाहिए। इसका ना शेर किसी दिन इसे ही खा जाएगा। इसका नाम खान नहीं, शेर खान होना चाहिए, मोगली वाला। यार विक्रम, जैन साहब,
सुब्बू साहब की जेब से मिला था और उसमें आपका नाम भी लिखा हुआ था। ये साहब ये फोटो कब की है? ये तो शायद अक्टूबर में हुई एनकाउंटर की फोटो। क्या है सीरीज मेजर? जब 7 आतंकवादी मारे गए। लेकिन ये मेजर अभिमन्यु के नाम क्यों छोड़ी? हमारी इस फोटो के बारे में सुबह से कभी कोई बात नहीं। नहीं, इस बारे में तो कोई बात नहीं। और ये एनकाउंटर तो मेरे यहाँ आने के पहले हुआ था ना। मुझे लगता है किसी ने गलती से ये फोटो इस एनवलप पे रख दी है। हाँ इसमें तुम्हारा नाम लिखा था। मैसेज या नोट तो किसी ने छोड़ा नहीं। हाँ कौन गया था इस एनकाउंटर में? मैं लीड कर रहा था, काम भी था मेरे साथ। और एग्जैक्टली क्या हुआ था? 15 लोगों की टुकड़ी थी हमारी। हमें खबर मिली 7 टेररिस्ट एक घर में छिपे। 10 या 12 घंटे ऑपरेशन चला, 7 मारे गए। हमारी तरफ से कोई इंजरी नहीं और ये सब बरामद। ब्रावो। ऐसा तो मेजर कुछ नहीं हुआ था जो मेजर सुब्रमण्यम से रिलेटेड हो। ऑफ कोर्स। क्या इन गन से रिलेटेड कुछ अजीब हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जिसे अजीब कहा जाए। और ज्यादा इंक्वायरी करनी है ना तो कल फाइल मंगवा देता हूँ, वो पढ़ लेना। हाँ बट इट्स द ऑफिशियल पिक्चर व्हिच वाज सेंट टू द प्रेस। लेकिन अगर सुब्बू चाहता था कि मुझे इसके बारे में कुछ पता चले तो उसने बताया क्यों नहीं? क्या आज के सर्च ऑपरेशन का इस एनकाउंटर से कोई कनेक्शन हो सकता है? apparently not। जैन साहब, आपने बुलाया था? बुलाया था लेकिन अब जरूरत नहीं है। जाओ तुम। गो। सतविंदर, मैंने बुलाया। आओ। तो कैसे हो सतविंदर? ठीक हो साहब? और बिटिया कैसी है? ठीक है साहब, अच्छी हो गई। वो तुमने नाम बताया था अपनी बेटी का, वो जी मुस्कान। हाँ हाँ, मुस्कान मुस्कान। अच्छा, तुम आज के सर्च ऑपरेशन में थे? जी साहब मैं था। क्या हुआ था? साहब बस हम पर फायर हुआ, सुब्बू साहब हमें लीड कर रहे थे, उन्हें गोली लग गई और वो वहीं शहीद हो गए। बस दैट्स इट। साहब फिर हम वापस आ गए। डिटेल में बताओ क्या हुआ था वहाँ? अरे तू करना क्या चाहता है अभी? एक मिनट। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे ना? साहब हमें खबर मिली कि गांव के एक घर में कुछ आतंकवादी छिपे। हमें हुक्म हुआ कि वहां पर सर्च ऑपरेशन के लिए जाना, सुब्बू साहब हमें लीड करेंगे। तो बस हम 10 जवान सुब्बू साहब के साथ चल दिए। गांव के पास जो जंगल है ना साहब, हम वहां से गुजर रहे थे कि अचानक हम पर 2-3 फायर हुए। हम सबने पोजीशन तो ली लेकिन हमें समझ ही नहीं आया कि फायर आया कहां से। बस तब तक हमने देखा साहब कि सुब्बू साहब जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उन्हें 2 गोली लगी थी साहब, और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते ना, उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। फिर हमने यूनिट में वापस मैसेज भेजा साहब। वहां से हमें हुक्म मिला कि वापस आ जाओ, इसलिए हम वापस आ गए। एक मिनट। हुक्म? और किसने दिया था ये हुक्म? हुक्म किसने दिया था सतविंदर? जी राघवेंद्र साहब। राघवेंद्र साहब। कर्नल राघवेंद्र साहब ने दिया हुक्म। कुल कितनी गोलियां चली? जी 3। और तुम्हारी तरफ से? साहब एक भी नहीं। कितने आतंकवादी थे कुछ पता नहीं। वो लोग गोली चलाकर तुम्हारे साहब को मारकर भाग गए और तुमसे एक भी गोली नहीं चली। जब दूसरी तरफ से ऑपरेशन पर गोली चलती है तब हम क्या करते हैं सतविंदर? साहब आज सीनियर कौन था? सुब्बू के बाद सीनियर कौन था? जी लेफ्टिनेंट बत्रा थे, उन्होंने ही यूनिट में वापस मैसेज भी भेजा। वो ब्रिगेडियर ढींसा के साथ गया, लेकिन तू ये क्यों कर रहा है? क्या कर क्या रहा है? अच्छा, तुम्हें फौज में 7-8 साल तो हो गए होंगे सतविंदर? जी साहब। तुम कई ऑपरेशंस पर जा चुके हो, मेडल्स भी मिल चुके हैं।
आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि तुम पर हमला हो, तुम्हारा एक ऑफिसर मारा जाए और यूनिट तुम्हें वापस आने का हुक्म दे? कभी हुआ ऐसा? हम एकदम वापस नहीं आए थे साहब। अच्छा, तो रुके थे वहां पर? कितनी देर रुके थे? रिटर्न फायर तो किए होंगे, कितने राउंड किए थे? साहब आज सिचुएशन कुछ अलग थी। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की साहब, पर हमें लगता है वहां पर सिर्फ एक ही आतंकवादी था। उसने गोली चलाई और वो गोली चलाकर जंगल में भाग गया। साहब AK-47 से गोली चली, कोई 500 मीटर दूर से भी तो गोली चला सकता है ना। हो सकता है गांव के किसी घर में छिपा बैठा हो या शायद दूसरी पहाड़ी पर। लेकिन साहब हम लोग कल वहां दोबारा जाएंगे, उस जगह की अच्छे से तलाशी लेंगे, तब शायद कुछ मिल जाए। हाँ ये सही कह रहा है, हम वहाँ जाएंगे और दोबारा से पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। You can leave now, Satvinder. जाओ। सतविंदर, कुछ दिन पहले कुछ गुस्से में थे ना तुम? गुस्से में नहीं था साहब, अरे मुझसे मिले तो थे तुम आकर? कुछ दुखी था। ओके, क्या गुस्से में नहीं था, ये दुखी था। तो अच्छा, तुम्हारी बेटी बीमार थी ना और सुब्बू तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा था, मैं जान सकता हूँ क्या हुआ था बेटी को? काला बुखार बिगड़ गया था साहब, दिमाग में असर कर रहा था। शहर के अस्पताल में भी इलाज नहीं हो रहा था मेरी बच्ची। फिर ठीक कैसे हुई? तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिली थी। कुछ NGO वाले आए, एनजीओ उन्होंने इलाज करवाया दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में। एनजीओ वाले? हाँ, साले सुब्बू के दोस्त थे वो। सुब्बू तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे रहा था, पर उसे तुम्हारी बेटी की पूरी फिक्र थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा। वो तुम पर कोई एहसान नहीं जताना चाहता था, इसलिए उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे भी मना किया था बताने को, पर आज वो हमारे बीच में है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें क्या, छोड़ो यार, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। लो ओ, लीव। डिनर किया तुमने? जाओ खाना खाओ, बहुत मेहनत की, आज आराम करने की जरूरत है। जाओ खाना खाओ, जाओ जाओ। तुम्हारी में कविता है ना, सच की शक्लें दो। वो सुबह जो पहाड़ी की बगल से गुजरती नदी के किनारे इतनी हंसी लगती है, वही सुबह उस औरत के लिए कितनी तकलीफदेह होती है जिसको रोज नंगे पांव वहां पानी भरने आना पड़ता है। वही जो गांव से पैदल चलकर आती है। हाँ, पर मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ अभिमन्यु, आई होप तुम समझ रहे हो। आपको तो याद होगी ये पोएम? अरे भाई सबको याद हो गई है यहाँ पे पोएम। यहाँ खड़े होकर गाओगे तो यही होगा। एक काम करो अभिमन्यु, सुनो, लिसन। बॉर्डर पार करो, वो पाकिस्तानियों से पूछो, एंड डैम श्योर कि उनको भी यही याद होगा। पक्का। श्योर। बेर सिंह, तुम्हें याद है कविता? थोड़ी थोड़ी याद है। लो। बैग बना। Oh, the fuck are you, man? चलो। क्या बात है? बेर सिंह, पानी दो। आया था। ड्रिंक चाहिए तुम्हें? नहीं साहब, तो कैसे बताएगा गोली क्यों चलाई बाहर? गोली मैंने सिर्फ हवा में चलाई थी हवा साहब, में चला रहा है। सबको दूर हटाने के लिए। और सबको दूर हटाने की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? गाली गलौच हो गया था साहब, झगड़ा बढ़ गया था। साला 5वीं क्लास के बच्चे हो तुम लोग। गाली गलौच हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं। दीपेश, एक मिनट, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों एक का। मिनट दीपेश। क्या हुआ था बाहर से? झगड़ा हो गया था साहब। क्यों? साहब बात बात में गाली दे दी, मुझे गुस्सा आ गया और झगड़ा बढ़ गया। इतना आ गया कि तुम्हें गोली चलानी पड़ गई? गोली मैंने सिर्फ हवा में चलाई थी साहब। वहां ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। सबसे अकेले लड़ रहे थे तुम। साहब शायद गलती मेरी ही है।
तभी तो सब लोग खिलाफ हो गए। लेकिन साहब मैं बाहर जाकर सबसे माफी मांग लूँ। मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा साहब। ये सब डिटेल मैं किसी और को बुलाकर भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम वो जो झूठ बोलते हो मेरी आंखों में नहीं देख पाते। सच बता सुखविंदर, क्या हुआ था? बात गोली की चलाई? अरे हो गया होगा किसी बात पर झगड़ा, आप जाने दे। हाँ और क्या? Come on. ये फोटो कब किया जानते हो? अक्टूबर में हुए एनकाउंटर की फोटो है ये। तुम थे ना इस एनकाउंटर में? जी साहब मैं था। क्या हुआ? Come on, God, he's starting it again. क्या हो रहा है ये? What? हाँ अभी I think you should let him go. Can't you see? He's not in a situation to talk. I don't want him to talk. I want him to speak. क्या होता है सुखविंदर वहाँ? वहाँ की कहानी तो सबको पता ही है ना साहब। मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ? साहब गांव में कुछ आतंकवादी छिपे थे। 25 लोगों की टुकड़ी थी हमारी। दीपेश साहब लीड कर रहे थे हमें, खान साहब भी थे वहाँ पर। 15 से 16 घंटे ऑपरेशन चला होगा साहब। घर में 7 आतंकवादी, हमने 7 को मार गिराया। बस वहां से 7 के 47 कुछ असला और हैंड ग्रेनेड मिला था बस। अच्छा, कुछ और अजीब हुआ था इस एनकाउंटर में जो तुम्हें याद हो? वो दयाल है ना साहब, वो गोली खाने वाला था। दीपेश साहब ने जान बचाई थी उसे। और कुछ? बाकी तो सब जैसा होता वैसा ही था। और तब तुम वहां थे जब ये हथियार तुम्हें वहां से बरामद। क्या कहा तुमने? कितनी AK-47 मिली थी? जितनी भी इसमें है साहब, इसमें 6 है। तो 6 मिली होंगी साहब। कितनी मिली? 5 मिली होंगी साहब, मुझे ठीक से याद नहीं। अभी तुमने अपने मुंह से कहा ना कि वहां से 7 मिली थी। सच बता, कितनी मिली थी? 5, 6 या 7? अरे इतनी सी बात इसे कैसे याद रहेगी? सतेंद्र मेरी ओर देख, कितनी मिली थी? 5, 6 या 7? 5 मिली थी साहब। पक्का याद है? अब फोटो में 5 है तो 5 ही मिली होंगी ना साहब। हाँ, कितनी बंदूकें मिली? What do you want to prove, Major? रिकॉर्ड पे तुमने चढ़ाई थी ना, कितनी बंदूकें मिली? तो फिर से शुरू हो गया। 2 बंदूकें कहाँ है खान? What nonsense? यहाँ से 5 मिली थी। ये सही कह रहा है। अच्छा, तुमने कभी कोर्ट मार्शल देखा है खान? क्या? पहले मुकदमा होता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, ऑफिसर्स की सारी हिस्ट्री खंगाली जाती है, और जब सारे इल्जाम साबित हो जाए तो जानते हो क्या होता है? आपको कैसे पता कि 7 मिली थी? इस सतविंदर ने हड़बड़ाहट में कुछ भी कह दिया और आप मुझे कोर्ट मार्शल की धमकी दे रहे हैं। आतंकवादी 7 मरे हैं और बंदूकें 5 मिली, बकवास कर रहे हो तुम। शायद इसी दिन के लिए सुब्बू ने एनवलप मेरे नाम छोड़ा था। और इतना मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं खान कि पिछले 6 महीने से तुम एमुनेशन सप्लाई रिसीव कर रहे थे ना। सुब्बू ने तुम्हें ड्यूटी से हटवा दिया था, है ना? मेजर, उन्होंने मुझे हटवाया क्योंकि he had some personal problems with me। नफरत क्यों है मुझसे? प्रैक्टिस क्रैप खान, पिछले हफ्ते भी शराब पीकर यही बकवास कर रहे थे। मुझे अंदर आते देखते ही चुप हो गए थे। हाँ तो क्यों हटवाया उन्होंने मुझे? बताइए क्यों हटवाया? जबकि ठीक काम कर रहा था मैं। फिर भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे मुझे इंसल्ट करने का। मेरे खिलाफ एक्शंस की धमकियां देते थे मुझे परेशान करने के लिए। एक्शंस की धमकी इसलिए दी थी क्योंकि तुम ड्यूटी पर नहीं मेजर, उन्होंने एक्शंस की धमकी इसलिए दी थी क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। He was a bloody racist, डिस्क्रिमिनेट करते थे वो। ये बड़ मुंह पर लगेगी ना, सारा धर्म निकला है खान। सुब्बू was not a racist। जात पात धर्म से उसे सब चिढ़ थी ना। उसका अदली शेड्यूल कास्ट था ना जो उसने कहकर लिया था। अनवर, याद है? वही अनवर जिसे तुमने अपने साथ रखने से भी मना कर दिया था। क्यों मना किया था? अनवर तो मुसलमान था ना, क्यों मना किया था? Who is a real racist? आप कौन सा मुझ पर अकेले पर चढ़ते थे? उन्हें तो सभी से दिक्कत थी। क्यों मेजर? Just shut up खान। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते तुम? जाओ यहाँ से। हमेशा हमें चुप रहने के लिए क्यों कहा जाता है मेजर? हमेशा हम ही क्यों चुप रहे, हम ही क्यों भाग जाए? Oh, you just shut up, idiot! ये जो थोड़ी सी मुसीबत आती है तो मुसलमान का चौका ओढ़ लेते ना, यही तुम्हें बाकी सबसे अलग करता है। साला बाकी सब करता है, हकता है, मुद्दा सब करता है। सही कहा तूने, तू कहीं से भी अलग नहीं है। तो मुसीबत भी वैसे ही झेल जैसे हम लोग झेलते हैं। तब साला 1 मिनट में मुसलमान बन जाता है। इसे बाकी सब रेसिस्ट नजर आने लगते हैं, इसका शोषण होने लगता है। तू एक आर्मी ऑफिसर बनकर क्यों नहीं रह सकता बे?
क्यों तुझे हर सिचुएशन में नहीं आइडेंटिटी चाहिए? हाँ, तू और मैं आर्मी ऑफिसर है ना, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आता है? मुकेश, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे जानना है कि सुब्बू की मौत से कैसे कनेक्टेड है ये सब। दो गन्स कहाँ है खान? और क्या हुआ था उस एनकाउंटर में? This is bigger. This is something bigger. सतविंदर, क्या हुआ था उस एनकाउंटर में? और ये गोली क्यों चलाई? मेरी ओर देख, क्या हुआ था उस एनकाउंटर में? अभी क्या कर रहा है? क्या मैं सही समझ रहा हूँ? अभी मैं सही समझ रहा हूँ? अभी छोड़ उसे। मैं नहीं माना सुप्पू साहब को। तो तुमने मारा सुब्बू को, क्यों? छुट्टी नहीं दी थी इसलिए? कैसे मारा सतविंदर? कैसे मारा? गोली चला दी अचानक, पीछे से गोली चला दी। I will give you answer. I will give you answer. यस। कितना टाइम हो गया? क्यों? किसके सिलेक्शन बोर्ड में थे? कर्नल रावत। आई नो, मैं जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि कर्नल रावत तुम्हारे मामा, हाँ असली नहीं है, मतलब सगे नहीं है, लेकिन तुम्हारे सगे मामा के अच्छे दोस्त हैं और तुम उन्हें भी मामा कहते हो, राइट? आई नो, डोंट वरी, मैं जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं तो बस एक बात, क्या बात बोलना चाहते हो? डोंट बी एंग्री, जस्ट लिसन टू मी। ओके। इस बोर्ड में तुम इंटरव्यू के लिए गए थे ना, ये सतविंदर ये भी गया था, इंटरनल टेस्ट के जरिए गया था, फेल हो गया। तुम्हारे 75 लोगों के ग्रुप में अकेले तुम पास हुए थे ना, है ना? ये सतविंदर बड़ा काबिल लड़का, अफसर बनना चाहता था, नहीं बन पाया। अच्छा एक बात बता, हम जो ये अफसरों की कमी का रोना रोते रहते हैं, अखबारों में ऐड देते हैं, टू यू हैव इट इन यू, यू थिंक सतविंदर जैसे लड़के डोंट हैव इट इन देम? लेकिन हमें ये कुछ पोस्टें खाली रखनी पड़ती है भाई, अपने बच्चों को भी तो है ना रिक्रूट करना है। और तुम्हें पता है इससे कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ये सतविंदर जैसे लड़कों में? सो व्हाट? फ्रस्ट्रेशन होती है तो किसी को भी गोली मार देगा ये? नो, नेवर। लेकिन उसे एक फेयर चांस का हक है या नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं कि ये सतविंदर मेरी वजह से फेल हुआ? मेजर विक्रम एकेडमी में मैं अपने कोर्स का बेस्ट कैडेट था। अगर काबिलियत ना होती ना तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। बेशक तुम काबिल हो, हमें से किसी ने कहा कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन सवाल है कि तुम काबिल क्यों? भाई शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छी एजुकेशन दिलवाई है ना, सारी सुख सुविधाएं थी इनके पास, और 10वीं के बाद जॉब का कोई प्रेशर ही नहीं। बस इसी वजह से ये सतविंदर तुम जैसा काबिल नहीं है। अरे ये तो +2 के बाद ही आर्मी में आ गया था, और यहीं पर रहते हुए ही विजय त्रिवेदी इसने ग्रेजुएशन की फर्स्ट क्लास, बस तब से इसने तमन्ना पाल ली कि मैंने अफसर बनना। That doesn't make any sense here. It makes sense. Makes sense. देखो भाई, जो लाइफ को फेयर खेलते हैं ना, लाइफ की इनजस्टिस को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते, दो नतीजे होते हैं इसमें, या तो वो खुद टूट जाते हैं तो दूसरों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं।
और ये जो इसमें तुम गुस्सा फ्रस्ट्रेशन वगैरह देख रहे हो ना, ये सब इनजस्टिस। ओके, तो ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी। सुब्बू ने छुट्टी नहीं दी। देखो देखो, इस बेचारे को ये झेल कर आया इंजस्टिस, छुट्टी नहीं मिली तो मार दी गोली। एक अफसर को जान से मार दिया इसने। अब कैसा फील कर रहे हो सचिंदर? आर यू फीलिंग लाइट नाउ? आर यू फीलिंग रिलीव्ड? बदला ले लिया अपने साथ हुए इंजस्टिस का तुमने? मैं कोई रिलीव फील नहीं कर रहा हूँ साहब। जीवन में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसका बोझ सहा नहीं जा रहा। अंधा हो गया था साहब मैं, गुस्से में भी था। इन सबने मेरे गुस्से का फायदा उठाया और मुझे भड़काकर मुझसे ये करवा लिया। चौदह कच्चे के सबको नहीं पहचान पाया, अच्छा इंसान को तो पहचानता। अच्छे थे साहब, सुप्पू साहब ना बहुत अच्छे थे, पर यहाँ पर अच्छाई का क्या काम साहब? और आप कुछ भी कहिए, लेकिन क्या किसी को मारना अच्छा काम हो सकता है? नहीं साहब नहीं, वो बुरा काम ही है। तो फिर आप यहाँ पर रहकर अच्छाई और सच्चाई का झंडा बुलंद करके कैसे जी सकते हैं साहब? पर सुब्बू साहब ना जीना चाहते थे, मैं नहीं जानता कैसे, क्यों, जानना चाहता भी नहीं। और उन्होंने यहाँ पर आकर ना सच्चाई और अच्छाई का एक खेल शुरू कर दिया। साहब हम ना अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ अपने परिवारों के बिना महीनों पड़े रहते हैं। क्या इसके बदले में हमें कुछ मिलना नहीं चाहिए? क्या हम सिर्फ फौजी हैं, इंसान नहीं? पर सुब्बू साहब की नजर में हम इंसान नहीं, सिर्फ फौजी थे। और एक फौजी को तो अनुशासित होना ही चाहिए। वो चाहते थे हम रोज सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, हर काम वक्त पर चाहिए था साहब। उन्हें लिखित नियमों के अनुसार चाहिए था। जिनका वक्त पर सोने का ठिकाना नहीं, वो वक्त पर जगह कैसे साहब? कौन जानता बाहर किस वक्त गोलीबारी होने लग जाए? बस इसलिए हम जवान थोड़ी बहुत छूट ले लेते थे। और सुब्बू साहब को तो ये भी गवारा नहीं था, बात बात पे सजा देते थे हमें। हम बाहर गांव वालों से कोई चीज मंगवा लें तो सजा, ड्यूटी पर कोई जवान बीड़ी पी ले तो सजा, और तो और साहब किसी को सुबह उठने में जरा सी भी देरी हो जाए ना तो भी सजा दे देते थे। बाहर यूनिट में जाकर पूछिए साहब, एक भी जवान ऐसा नहीं है जिसे सुब्बू साहब ने सजा ना दी हो। आपको यहाँ हुए तो 1 महीना हुआ है ना, हम पिछले 1.5 साल से झेल रहे थे उन्हें, तंग आ चुके थे उनसे। और ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें नहीं समझाया, बहुत समझाया, बाकी अफसरों से भी कहा कि इन्हें समझाओ हमारे साथ गलत हो रहा है। पर सुब्बू साहब तो उन अफसरों से भी लड़ने लगते थे। बड़े बड़े अफसरों से दुश्मनी थी सुब्बू साहब की। फिर एक ना एक दिन ये तो होना ही था। ये सब बकवास करके तुम क्या करना चाहते हो? अपने खून को जस्टिफाई करना चाहते हो? You are a bloody murderer. खूनी है तुम साले, कातिल है कातिल। हूं मैं कातिल, पर किसने बनाया मुझे कातिल? मैं अपनी माँ के पेट से तो बंदूक लेकर पैदा नहीं हुआ था। मुझे बंदूक थमाई आप लोगों ने। मुझे सिखाया गया कि हुक्म मिलते ही गोली मार दो, किसे मार दो, क्यों मार दो, ये सोचना मेरा काम नहीं है साहब। मुझे बस गोली चलानी। अपनी फौज के लिए ना 47 लोगों को मार चुका हूं साहब आज तक मैं। 15-16 साल के बच्चों को मारा ऑपरेशन पर। किसने सिखाया मुझे मारना? आप लोगों ने। कत्ल करने की आदत डाल दी, लाश देखकर भी फर्क नहीं पड़ता। 5 साल का था साहब मैं जब मेरा बाप मरा। एक बार को उसकी लाश देखी थी ना, बेहोश हो गया था। हफ्ता भर बेहोश रहा डर के मारे। पर अब डर ही नहीं लगता साहब, अब डर ही नहीं लगता। जो सतविंदर लाश देखकर बेहोश हो गया था आज कत्ल करने के पेशे में है, बताओ। तो फिर इस बात से मुझे फर्क कैसे पड़ेगा कि मेरी गोली से कौन मरा? जब आपने कत्ल करने की आदत डाल ही दी है तो आप मुझसे संवेदनशील होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं साहब? अपने और पराये में फर्क नहीं कर सकते तुम? तुमने उन 47 लोगों को अपने देश के लिए मारा है ना? इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे देश पर कब्जा करना चाहते थे, तुम्हारे देश के लोगों को मारना चाहते थे। और सुब्बू के कत्ल की बराबरी तुम उन लोगों के कत्ल से करना चाहते हो। साले सुब्बू कोई आतंकवादी नहीं था, इस बात को समझ ले। आतंकवादी साहब, पिछले महीने हमने एनकाउंटर किया था, 5 आतंकवादी मारे थे उसमें से 2 ना 13-14 साल के लड़के, और हमने उन्हें मारा। सही किया ना साहब, क्योंकि वो आतंकवादी थे। आतंकवादी कौन होता है साहब? आतंकवादी वो होता है जो तुम्हारा जीना हराम कर दे। सुब्बू साहब ने भी तो यही किया था, जीना हराम कर दिया था। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बस कायदों के मुताबिक काम करता था। सब यही बोलते हैं साहब, सबके सब यही बोलते हैं
कि वो सिर्फ कायदों के मुताबिक काम करना चाहते हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर बहुत नुकसान पहुंचता है साहब। सुब्बू साहब भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते होंगे, पर बहुत नुकसान पहुंच रहा है साहब। हम ना अपने घर परिवार से दूर यहाँ एक सामान्य जिंदगी के मोहताज लोग हैं। हम सिर्फ फौजी बनकर नहीं रह सकते। क्या कहा तुमने? घर, परिवार, सामान्य जिंदगी, इस सब की इतनी चाहत थी तो क्यों भर्ती हुई थी फौज में? और किसने कहा था भर्ती होने के लिए? मैंने कहा था। जब इस फौज में भर्ती होने के लिए आए थे तब भी पता था कि यहाँ की जिंदगी सामान्य नहीं होती है। जब देश के लिए मरना होता है और देश के लिए मारना भी होता है। फौजियों की भर्ती देखी है साहब कभी आपने? नहीं, आपने तो कहा देखी होगी, आप अमेरिका में रह के आए हैं ना साहब। मैं बताता हूँ आपको, बैठिए साहब। जिस दिन भर्ती होती है ना साहब, एक एक सेंटर पर हजारों हजारों लड़के आते हैं। सेंटर की ओर आने वाली ट्रेनों और बसों में जगह तक नहीं मिलती, भगदड़ भी मच जाती है भर्ती पर। सुना ही होगा आपने, आज फौज की भर्ती में भगदड़, 3 मरे 4 मरे। क्या लगता है साहब, वो सब मरने के लिए भर्ती होते हैं फौज में? नहीं साहब नहीं, सबके सब देशभक्त होते हैं। कितने सारे देशभक्त तो हैं हमारे देश में, रेला लगा हुआ है देशभक्तों का। हर चौराहे पर चाट पकौड़ी खा रहे हैं देशभक्त। और पहले मैं भी आप ही की तरह बातें करता था साहब, देशभक्ति, लेकिन मेरे जैसे लड़कों का जो रेला आता है ना फौज में भर्ती होने के लिए, वो इसलिए आता है क्योंकि और कहीं नौकरी नहीं मिलती 10वीं 12वीं पास लड़के को। वहाँ एक MA, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब नहीं आते एक छोटा सा सिपाही बनने। सिर्फ 10वीं 12वीं पास लड़के आते हैं क्योंकि और कहीं नौकरी नहीं है साहब, और कहीं नौकरी नहीं है। और फौज के अफसर भी तो यहाँ पर रहकर एजुकेशन लीव पर जाते हैं, बाहर से MBA करते हैं और देश की फौज छोड़कर मैनेजर बन जाते हैं। बताओ, देश के लिए मरने की बात कर रहे थे साहब आप। यहाँ कोई देश के लिए नहीं मरता, सबके सब पेट के लिए मरते हैं। हम गोली इसलिए चलाते हैं क्योंकि अगर ना चलाई तो सामने वाला हमें मार देगा, और हम तो मरना नहीं चाहते साहब, जीना चाहते हैं, जीने के लिए लड़ते हैं। और अगर इसी जिंदगी को सुब्बू साहब जैसे लोग मुश्किल बना देंगे ना, तो फिर क्या? खुश हो तुम? क्या लगता है जिंदगी आसान होगी ना तुम्हारी? मजे से जियोगे अभी से, है ना? मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा साहब। साहब जानते हैं मैंने बाहर गोली क्यों चलाई? क्योंकि इस हत्या का बोझ ना सहा नहीं जाता। मेरे साथियों ने समझा मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, डर गए कहीं मैं आपको सब कुछ सच सच ना बता दूं। समझाने लगे, वो समझाना डांटने में बदला, डांटना बहस में बहस, गालियों में गालियां, धमकियों में धमकियां, इस हद तक थी ना साहब कि उन्हें दूर हटाने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ गई। मेरा मरना तो तय है साहब, या तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, नहीं तो बाहर वो लोग मुझे गोली मार देंगे। मगर साहब हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मुझे गोली मारें। तुम जाओ यहाँ से, सुना नहीं? जाओ। जैन साहब, क्या बेवकूफाना मौत मरा है तुझसे? यहाँ होता तो साले खुद अपनी मौत पर लिख देता। क्या जाने से पहले कम से कम एक बार गले तो Cheers, दोस्त। Cheers। क्या हुआ आप सबको? ऐसे चुप क्यों? कुछ कहो यार। ओके,
Raise your toast to Subbu, his bravery, his martyrdom. दिवेश, कुछ कहो ना यार। अरे तुम्हारे बीच में रहकर भी सच बोलता था भाई, इससे ज्यादा बहादुरी की बात और क्या हो सकती है? खान 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 कोई शेर सुना दो यार, कोई भी शेर जो तुम्हें याद हो। क्या भाई याद नहीं आ रहा? सुनो, ठीक है, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। कैसा लगा खान? अच्छा लगा? रात तो दो यार। चलो ठीक है, यही कह दो कि अच्छा वो मरा साला, बेकार की झंझट करता था, करप्शन करते हुए पकड़ लिया तो मार दी गोली। मेरा खान इसने मारा ना? सुन मेजर, मैंने सुब्बू को नहीं मारा। हाँ, मैं उससे नाराज था, बल्कि मैं उससे नफरत करता था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। तो तुम नहीं जानते थे कि आज क्या होने वाला है? पूरी तरह नहीं। What do you mean? मतलब मुझे अंदाजा था कि क्या होने वाला है, लेकिन ठीक ठीक अंदाजा नहीं। और फिर भी तुम चुप रहे? हाँ, मैं चुप रहा। क्यों? क्यों चुप रहे तुम? क्यों रहे चुप? क्यों चुप रहा मैं? ये सवाल इतना आसान नहीं है मेजर अभिमन्यु। इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपके लिए समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल। मैं चुप रहा अपने नाम की वजह से, अपनी पहचान की वजह से, अपने होने की वजह से। और शट अप खान, डोंट स्टार्ट दैट ट्रैप ऑल ओवर अगेन। दीपेश कह चुका है ना, तो मुसीबत पड़ने पर ना अपना ये मुसलमान का चोगा पहनना छोड़ दो। यही वजह है मेजर, यही वजह है कि मैं चुप रहा। आपके इन्हीं शब्दों की वजह से मैं चुप रहा। आपके यही शब्द मेरी डेस्टिनी और शायद मैं यही पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं चुप रहा। रेडी? आपको क्या लगता है मेजर, एक मुसलमान होकर इस आर्मी में अफसर होना आसान है क्या? आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी मैं मुसलमान था, लेकिन तब मुझे अपनी पहचान से इतना प्यार नहीं था। तब मैं एक नॉर्मल सा लड़का था। लेकिन जैसे जैसे घर की चार दीवारी से मेरा फासला बढ़ा, मुझ पर यह पहचान जबरदस्ती थोपी जाने लगी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे मुसलमान की तरह देखे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं था। जो मुसलमान थे वो मुझे कुछ और होने नहीं देना चाहते थे, और जो मुसलमान नहीं थे वो मुझे कुछ मानते नहीं थे, मान ही नहीं पाते थे। मेजर, मेरी टी शर्ट पर आई लव इंडिया लिखा होता था। जब मैं वो टी शर्ट पहनता था तो सारे दोस्त कहते कि जब तुम ये टी शर्ट पहनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है भाई? तुम भी तो पहनते हो, क्या फर्क है तुम्हारे और मेरे पहनने में? क्यों उनके बदन से मेरे बदन तक आ जाते, शब्दों के मायने बदल जाते थे? ब्लडी मोरॉन्स। जब मुझे इन सब बातों से नफरत होने लगी ना, तो मैं ऐसी जगह तलाशने लगा जहां मैं अपनी पहचान से छुटकारा पा सकूं। मेजर, कभी आर्मी मुझे पनाहगाजी नजर आई थी। सोचा था जब सैकड़ों सैनिकों के साथ ये खाकी वर्दी पहनकर खड़ा हो जाऊंगा ना, तो मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, यही खाकी रंग मेरी पहचान होगा। लेकिन ऐसा नहीं था मेजर, ऐसा नहीं था। ये खाकी रंग बाहर से ही खाकी है, अंदर से इसके बहुत से रंग हैं। क्यों मेजर? केसरिया, सफेद, हरा सब कुछ है यहाँ, और ये बात मैं बहुत पहले समझ गया था। हरे रंग वाले काफी लोग मुझे अपनी ओर खींचकर वही बना देना चाहते थे जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था, और केसरिया रंग वाले खाकी लोग मुझमें वही देखना चाहते थे जिससे भागकर मैं यहाँ आया था। मैं फंस गया था मेजर, मैं फंस गया था। मेरी अपनी आरामगाह मेरी कत्लगाह बनने लगी थी। तो मुझे कोई रंग चाहिए, कोई ऐसा रंग जो मेरी आइडेंटिटी को छिपा ले। तब मैंने सफेद रंग अपना लिया मेजर। सफेद रंग समझते हैं मेजर आप क्या समझेंगे? आप तो यहाँ थे ही नहीं, आप तो अफ्रीका में थे ना, है ना? सफेद रंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है यहाँ, जिसके नीचे सब कुछ छिप जाता है, करप्शन का रंग। ये कैप्टन परवाज एम्युनिशन बेचने लगा, आता नहीं था, सिखा दिया। किसने सिखाया? दोस्तों ने सिखाया। और मेरे जरिए एम्युनिशन बेचना आसान भी था, कॉन्टैक्ट्स जल्दी बन जाते हैं ना। खान, परवाज खान,
और जब मैं ऐसा करने लगा तो मैं इनका अपना हो गया। इनके जैसा अफसर, बिल्कुल वैसी इज्जत मिलती थी जैसे इन्हें मिलती है मेजर। और जब कभी कोई मुश्किल होने लगती तो मैं फौरन अपना हरा रंग ओढ़ लेता। एस्केपिस्ट वे आसान था मेरे लिए। फिर वो मेजर सुब्बू आए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, सबको पता ही था। बस वो खुद खालिस खाकी वाले थे, इसलिए उन्हें इस सफेद रंग से नफरत थी। वो मुझसे मेरा सफेद चोगा छीन लेना चाहते थे मेजर। इसका मतलब समझते हैं मेजर आप? मुझे उसी हरे रंग में धकेल देना चाहते थे। मैं वहां नहीं जाना चाहता था मेजर, मैं नहीं जाना चाहता था वहां। इसलिए मैं चाहता था कि वो मर जाए, सिर्फ इसलिए मैं चाहता था कि वो मर जाए। और तुमने उसे मार डाला? नहीं मेजर, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सिर्फ चाहा कि वो मर जाए, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने उसे नहीं मारा मेजर, मैंने सिर्फ चाहा कि वो मर जाए। अक्टूबर में हुए इस एनकाउंटर में से 2 बंदूकें निकाली गई, शायद इसी दिन के, और इनमें से एक आज इस कत्ल के लिए इस्तेमाल हुई है ना खान? इतना असर है यार तुम्हारी दुआओं में। एटलीस्ट कुछ बोलो यार, कबूल करो कि तुमने ये किया है। डैम इट, कबूल करो कि तुमने ये किया है। बहुत साल पहले ना मैंने एक नाटक देखा था, कोर्ट मार्शल। बड़ा ही शानदार नाटक था। आर्मी पर था, हीरो था वो कैप्टन रॉय, वकील था। तब मैं ये सोचा करता था विक्रम कि ये नाटक लिखने वाले क्या सोचते रहते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां जिनका कोई न सर है न पैर, ना? क्योंकि मैंने तो कैप्टन रॉय जैसा कोई ऑफिसर आज तक देखा ही नहीं। और आज विक्रम उस नाटक के लिखने वाले को प्रणाम करने का दिल कर रहा है। कितना सही लिखा था यार ये अभी। ये ना कुछ कुछ वैसा ही है। वही जोश, वही जुनून, लेकिन फर्क है अभी, फर्क है। तू कैप्टन रॉय नहीं बन सकता कभी भी नहीं, क्योंकि ना हर बार कोर्ट मार्शल नहीं होते। कम से कम इस बार कोर्ट मार्शल नहीं होगा। सुना ना, कोर्ट मार्शल नहीं होगा। और कौन करेगा? नोबडी। कौन करेगा कोर्ट मार्शल? और किसके खिलाफ करेगा? आप ठीक कहते हैं मेजर। वक्त बदल चुका है। मैं रॉय नहीं बन सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि बीडी कपूर में जो थोड़ी बहुत कॉन्शियस बची थी ना, वो भी अब खत्म हो चुकी है। आप लोगों की गैरत को खरीद लिया बढ़ते डिफेंस बजट की मुफ्तखोर आंधी ने। लेकिन मैं रामचंद्र तो बन सकता हूँ। शौक से बनो। बदल नहीं सकता पर मिटा तो सकता हूँ। बनो। हाँ, मिटा सकता हूँ। कौन मैं मिटा दूं? अभी कौन
मेरी एक बात का जवाब दोगे? तुमने इन सबको क्वेश्चंस किए, इन सब पर सवाल उठाए, इन सब पर इल्जाम लगाए, मेरी तरफ तुमने देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं इस सब में शामिल नहीं हूं। अगर ऐसा है अभिमन्यु तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी इस सब का हिस्सा हूं। मैं चुप रहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकसूर हूं, नहीं, मैं भी उतना ही कसूरवार हूं जितने कि ये सब लोग हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आज सुब्बू के साथ क्या होने वाला था इस बात का मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इसलिए थोड़ी देर पहले तक इस कमरे में जो कुछ भी घटा है ना वो मेरे लिए भी शॉकिंग ही था। लेकिन ईमानदारी से बताऊं अभिमन्यु, मुझे पता होता तो भी मैं वही करता जो खान ने किया। मैं चुप रहता और इसकी मेरे पास कोई इमोशनल वजह नहीं है और ना ही मैं अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हूं। मेरी तो कोई सफाई हो ही नहीं सकती, किसी की भी कोई सफाई नहीं हो सकती, होनी चाहिए भी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें सुब्बू की मौत की वजह बताना चाहता हूं और तुम्हें यह वजह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारे अंदर सुब्बू को देखा। जब तुम गन उठाकर दौड़ रहे थे दीपेश की तरफ तब मैंने तुम्हारे सर पर सुब्बू को चढ़े देखा अभिमन्यु। इसने मुझे डरा दिया। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सुब्बू। इसलिए तुम्हें यह बताना बहुत जरूरी है कि सुब्बू की मौत की सच्चाई क्या है। तुम्हें क्या लगता है सुब्बू को सतविंदर ने मारा? नहीं। तो फिर क्या इस विक्रम ने या दीपेश ने या खान ने मारा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बस मेजर विक्रम, बस। क्यों बता रहे? Enough. Everything has a limit, and you have crossed it this time. क्या? Now let me handle it. Let me handle it. तो क्यों मारा गया सुब्बू? क्या इसलिए कि वो इन सबके करप्ट चेहरों को उखाड़ना चाहता था? नहीं। या इसलिए कि वो बहुत कड़क था और ये बाहर सब जवान से नाराज रहते थे? नहीं अभिमन्यु, नहीं। तुम्हारे अंदर गुस्सा है क्योंकि तुम सुब्बू की मौत की बस यही वजह समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सतविंदर, खान, विक्रम, दीपेश, कैप्टन रोहित, कर्नल राघवेंद्र, ये सब तो सिर्फ छोटे छोटे टूल्स हैं। अभी छोटे छोटे टूल्स। ये खुद इस बात को नहीं जानते या जानना चाहते नहीं है शायद, पर सच यही है। और वो बेचारा सतविंदर जो इस मौत का बोझ अपने सीने पर लिए घूम रहा है ना, उसे पता भी नहीं कि उसका कसूर भर भी नहीं है। अच्छा, और उसे अपराध बोध तक ना हो। अभिमन्यु वो तो सबसे छोटा टूल है, सबसे छोटा टूल। बस यूं समझ लो कि एक बड़ी सी मशीन में किसी नट का वॉशर, इससे ज्यादा अहमियत नहीं है उसकी। और ये लोग भी जो तुम आंख में गंदे, घिनौने और खलनायक नजर आ रहे हैं ना, ये भी उस मशीन में एक पेच बराबर जगह रखते हैं, बस। अरे सुब्बू की हत्यारी तो ये मशीन है, ये पूरी की पूरी मशीन। और जानते हो इस मशीन का नाम क्या है? सिस्टम। यस अभिमन्यु, दिस होल फकिंग ब्लडी सिस्टम। इसके किसी एक पुर्जे को तुम अकेले ही सुब्बू के कत्ल का कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि बिना बाकी पुर्जों के एक अकेला पुर्जा कुछ है ही नहीं, और बिना किसी एक भी पुर्जे के ये पूरी की पूरी मशीन बेकार हो जाती है। ये हर पुर्जे को अपने भीतर फिट करने का हुनर जानती है। बहुत खूबी से ये हर पुर्जे को अपना हिस्सा बना लेती है और खुद बन जाती है इन पुर्जों की जरूरत। और इसका हिस्सा बनते ही हर पुर्जा अहम हो जाता है और फिर वो इस अहमियत के समंदर में गोते खाने लगता है। जैसे कि ये खान अपनी पहचान के संकट से उबरने में खुश है बस। यानी विक्रम ये इस बात पर खुश रहता है कि आर्मी में इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ये किसी को भी आर्मी में भर्ती करवा सकता है, बड़े बड़े अफसर इसकी बात सुनते हैं। यानी दीपेश पैसा कमाकर ही खुश है बस। लेकिन ये सब भी उस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं अभिमन्यु। खुश है क्योंकि इनकी अपनी निजी खुशियां इन्हें बाकी सब चीजों से बड़ी लगने लगी। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जानबूझकर इस सिस्टम का हिस्सा है? नहीं, इस सिस्टम का हिस्सा होना या ना होना इनके हाथ में नहीं है, जैसे सुब्बू के हाथ में नहीं था। अरे किसी के भी हाथ में नहीं है अभिमन्यु, किसी के भी नहीं। और आप इसे ये सब क्यों बता रहे हैं मेजर? ये अभी भी तो इसी आर्मी का हिस्सा है ना? अरे हाँ विक्रम, मैं भूल जाता हूँ यार, इसने तो आर्मी ज्वाइन करते ही मेडल जीत लिया। हाँ, अदम्य साहस का प्रदर्शन, चक्र मिला, विदेशी मिशन में सिलेक्शन हो गया इसका। राइट। ये वहाँ वो अफ्रीका, हाँ अफ्रीका। बस यही तुम चूक गए अभिमन्यु, यही।
तुम इस सिस्टम से, इस पूरी मशीन से परिचित ही नहीं हो पाए। कुछ वक्त अगर पहाड़ी पर बैठी किसी यूनिट में गुजारा होता ना, तो मालूम होता कि यहाँ के जवानों को छुट्टी जाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, ताकि मैदान तक जाने वाले ट्रेन में उन्हें जल्दी से जगह मिल जाए। और जो रिश्वत नहीं देते उन्हें किराया देकर हम बस में बिठा लेते हैं कि जाओ मरो तड़पती हुई ठंड में। क्यों होता है अभी ऐसा? क्यों? कैरियर्स चलाने वाली कंपनीज का हिस्सा है। अरे वहां राजधानी से जब यहाँ पहाड़ों पर बैठे लोगों के लिए रसद चलती है, तब तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होता होगा। ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं। हाँ, सप्लाई को और करप्शन के अच्छा कितने ही किस्से रोज अखबारों में छपते हैं, मेजर अभिमन्यु, लेकिन ये किस्से तो कुछ भी नहीं है। आइसबर्ग को देखा होगा तुमने, उसका टिप होता है ना, वो इन किस्सों से ज्यादा बड़ा होता है। You are absolutely right, दिपेश, मेजर दिपेश। रिखान गोलियां बेचता है, ये कह रहा था ये। यहाँ हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता है, कोई पेट्रोल, कोई डीजल, कोई बंदूकें, कोई गोलियां, यहाँ तक कि ये जो आर्मी की जमीन पर जो फसल उगती है ना, उसे भी बेच देते हैं। अरे कुछ आर्मी ऑफिसर्स कैंटीन से हर साल एक नई कार खरीदते हैं। सोचो क्या जरूरत पड़ती होगी हर साल एक नई कार की। पता दिपेश, हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग साल में 3 बार बनती है। एक बार मेरी पोस्टिंग हुई थी हेडक्वार्टर्स में। पता है हमारे सीओ साहब क्या कहते थे? कहते थे कि साल में 6 महीने तो दफ्तर मेरा खुले में लगता है। क्यों? क्योंकि छत बदली जा रही है। अरे भाई, उनके लिंक्स होते हैं, यूं ही मुफ्त में थोड़ी ना हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी हथियारों की दलाली के बारे में सुना है? अफ्रीका, have you heard about arms brokering? अच्छा चलो यही बता दो कि हमारी आर्मी का जो जीपीएस सिस्टम है, इसकी देखने का खर्चा क्या है? ये भी नहीं पता। अरबों रुपया सिर्फ देखने का। अरे जाकर पता करो किस किस की जेब में जाता है ये अरबों रुपया। क्यों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद दलाली करने लग जाते। कोई बंदूकों में, कोई गोलियों में, कोई दूध में, पेट्रोल में, डीजल में, कोई सिस्टम में। इनके कनेक्शंस है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तुम्हें क्या लगता है ये मुफ्त में हो जाता है? और वो पोस्टिंग्स तक बिकती हैं। यकीन ना है तो राजधानी जाकर देखो, कितने लोग वहां ऐसे हैं जो 10 साल से वही पोस्टेड है। क्यों कोई उनसे नहीं पूछता अभिमन्यु कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर क्यों नहीं होता? अभी तुम सतविंदर से ये देशभक्ति की बातें कर रहे थे ना, सही कहा उसने, कोई नहीं आता यहाँ देशभक्ति के लिए। यकीन ना है ना तो पीसफुल पोस्टिंग के लिए हेडक्वार्टर में जाकर देखो, अर्जियों के ढेर लगे हैं और उनके रेस चेक कर लो, शायद तब तुम्हारी आंखें खुल जाए। पर नहीं, क्यों भाई? हम सिर्फ आर्मी को ही कसूरवार क्यों ठहराएं? बिल्कुल, ये आर्मी भी तो उसी सिस्टम, उसी बड़ी मशीन का एक हिस्सा है ना। मेजर अभिमन्यु, पुलिस, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, कहाँ नहीं है ये सफेद रंग? ये सब कह के तुम क्या करना चाहते हो? अपने खून को जस्टिफाई करना चाहते हो? नहीं, नोबडी जस्टिफाई। अरे भाई, जस्टिफाई तो उस चीज को किया जाता है जो पचेगा। आई मीन यूनिक। और ये जो दिपेश बात कर रहा है ना, सफेद रंग, ये बहुत पुराना है। सबको रास आता है, सबको पकता है, सबको हजम होता है ये सिस्टम। नहीं मेजर विक्रम, नहीं। अच्छा, आर्मी में और बाकी के सिस्टम में एक फर्क तो है। आर्मी होली काओ है। और जानते हो अभिमन्यु कि आर्मी होली काओ क्यों है? तुम जैसे लोगों की वजह से। वो लोग जो आंखों पर सच की पट्टी बांधे रहते हैं। लेकिन तुम्हारी कविता है ना, सच की शक्लें दो। फिर तुम लोग सच की दूसरी शक्ल देखना ही नहीं चाहते और इसका फायदा ये सफेद पोश उठाते हैं। और जो भी इस जानवर को नापाक साबित करने की कोशिश करता है,
जो भी सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार करता है उसका अंजाम सुब्बू जैसा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि सुब्बू के सबके बारे में पता नहीं था? क्या वो जानता नहीं था इस सिस्टम को? हम सबसे बेहतर जानता था अभिमन्यु, हम सबसे बेहतर, अपने पापा की वजह से। यस, बिकॉज ऑफ हिज फादर। सुब्बू के पापा का मेंटल बैलेंस होना इसी सिस्टम का हिस्सा। उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार किया, सिस्टम ने उठा के उन्हें बाहर फेंक दिया। लेकिन सुब्बू के अंदर उसके पापा का गुस्सा विद्रोह बनकर सुलगता था, इसलिए वो जानबूझकर लड़ता रहता था इस सिस्टम से, सब जानते हुए भी, सब समझते हुए। अरे उसकी समझ तो इतनी ज्यादा थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है शायद इस बात का भी अंदाजा था उसे, इसीलिए उसने ये एनवेलप अपनी जेब में रखा। तुम्हारे नाम की छोड़ा, मुझे नहीं पता। शायद यही सोचकर कि तुम तो अभी तक अनजान हो इन सब बातों से, उसे उम्मीद रही होगी तुम्हारे इसी रिएक्शन की कि तुम गन उठाओगे और दौड़ पड़ो। और फिर मैंने तुम्हें क्यों रोका रही? मैं जब इस सब का हिस्सा हूं, मैं जब ये सब जानता हूं, तो मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए, लेकिन तुम्हें रोकना जरूरी था, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से ही आर्मी होली काव है। भले इसका दूध सफेद पोष पीते हैं, लेकिन इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं, सोच रहे होगे? क्योंकि एक रोज मैं भी ठीक इसी जगह खड़ा था अभिमन्यु, जहां तुम आज खड़े हो। मेरे सामने भी यही सवाल थे जो आज तुम्हारे सामने है, और तब मुझे फैसला करना था, और मैंने फैसला किया, और मैं इस सिस्टम में शामिल हो गया। एंड यू नो व्हाट अभिमन्यु, आई डोंट रिग्रेट इट, I fucking don't regret it. और हाँ अभिमन्यु, तुम आज क्या फैसला करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी फैसला तुम करोगे ना, सोच समझ कर करना, शायद वो सही हो। यस मेजर, आज आपका फैसला करना बहुत जरूरी है। फैसला? अरे फैसला माय फुट बैंड चोट। ये अभिमन्यु, ओ सिस्टम से लड़के कोई फायदा नहीं। ये जो मेजर त्रिवेदी तुम्हें इतना कुछ बता कर गए हैं, उन्होंने खुद माना कि ये मछली सिस्टम वो खुद एक्सेप्ट कर लेती है सारे टूल्स, है ना? और वो खुद मान के गए कि वो सिस्टम का हिस्सा है। ये बीर सिंह इस कमरे में हमारी इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें सुन रहा है। अगर बाहर जाकर इसने किसी को कुछ बता दिया तो हमें तो डरना चाहिए, है ना? But look at my face. कहीं डर है? कोई डर नहीं। अरे भाई, ये बीर सिंह जैसे लोगों का इस सिस्टम में होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर इसने बाहर जाकर किसी को बता भी दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। So I just want to give you one advice. Join the system and enjoy it just like us, right, Dipesh? ओए, वेलकम मेजर। बैग बना। आपका आज का कोटा पूरा हो चुका था। Come again, क्या बोला? दोबारा बोला। सीओ साहब के आदेश अनुसार आपका कोटा पूरा हो चुका था। अबे ये रूल मुझे मत बता। मालूम नहीं है कौन हूं मैं? मालूम है साहब, बहुत अच्छे से मालूम। हम आपका नहीं, भारत सरकार का नौकर। एक साइन करूंगा और ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहां हगने मूतने को पानी नहीं मिलता। जब बैठो
फिरोज ने मुझे तमीज, तहजीब और संस्कार दिए। अच्छा, मुझे मजबूर मत करो। बराबर नहीं बनता बैठ। ए वीर सिंह, शाबाश वीर सिंह, शाबाश। अगर हम लोगों ने भी अपना जमीर ना बेचकर अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से की होती ना, तो आज ये नौबत ना आती। अबे यहाँ कोई मुशायरा Shut up! अबे थाली के बैंगन। You choose the trash. You are the clown of a parade, and we handle the strings. We will see you, everyone. You also. सबका दिमाग खराब हो गया ना? ठीक है. Remember the string, the clown. Come on. टाइम हो गया साहब। साहब, जब शरीर के किसी एक अंग में कैंसर हो जाता है ना साहब, तो संग को निकालकर फेंकते हैं पूरे शरीर को। वैसे ही साहब, बिल्कुल वैसे ही हमारी इस आर्मी से इन खराब पुर्जों को निकालकर फेंकना ही, तभी हमारी आर्मी होली काऊ बनी रहेगी साहब। मैं यह हवलदार वीर सिंह गवाही देगा साहब इन सब भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। और आप देखना साहब, अंत में जीत सत्येगी। सत्यमेव जयते नानतम सत्येन पंथा विदतो देवयानः येना क्रमन्तस्यो भक्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानमम्। पानी का क्रम जारी रखिए। आपके जैसा कि मैंने आपके प्यार में स्थान लीजिए, वैसे मैं समझता हूँ कि स्थान लेने से अधिक आपको आराम मिलेगा खड़े रहें। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि नितिन शर्मा जी अपने एक्सपेरिमेंटल थिएटर के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और इसमें इनकी विशेष रुचि है। और मैं देख रहा था आज इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए अपने कलाकारों के साथ, सेट के साथ, और लेकिन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट आप दर्शकों के साथ भी करेंगे। 1 घंटे से ज्यादा देर तक पालथी मारकर बैठना, ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। आज की स्थिति पे हम लोगों की जैसा लाइफस्टाइल है, जैसे हम लोगों की आदतें हो गई है, जैसे हम लोगों के शरीर हो गए हैं, 1 घंटे तक पालथी मारकर बैठना बहुत मुश्किल है। कुछ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके लिए सरल हो सकता है। आप कृपया अगर बैठना चाहें तो बैठे, और खड़े होकर आराम है तो खड़े रहें। इस बीच में नितिन जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अपने कलाकारों से सबको परिचित करवाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल अपना प्रदर्शन करें तो बेहतर होगा प्लीज। बलवान सिंह सौरभ रावत। भूमिका में गौरव है। अभी करते हैं रोहित शर्मा। विक्रम सिंह बलोचन मलिक। हर्षवर्धन त्रिवेदी रवि चौथा। कैप्टन प्रवास खान वरुण शर्मा। और किसी भी नाटक के जो सामने नाटक चलता है उसके पर्दे के पीछे का नाटक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैक स्टेज सीन उसको बैकबोन ऑफ द प्ले। मैं प्लीज बैक स्टेज सीन से रिक्वेस्ट करूंगा आदित्य, सचिन, गौरी, जितने भी हमारे परंपरा के सदस्य हैं, और इस नाटक की लाइव शूटिंग शुरू से लाइव है। म्यूजिक भी आप सुन रहे हैं और ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने में स्पेस को अच्छे से यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स स्पेशल थैंक्स टू डायरेक्टर टैगोर थिएटर मिस्टर अभिषेक कुमार, जिसकी वजह से हम बहुत डिफरेंट और बहुत ही रियल आर्टिस्ट की माइंड से कर रहे हैं आपके सामने। एक और बात मैं पहले मैं नहीं बता पाया, नितिन शर्मा जी को मोहन राकेश गोल्ड मेडल अवार्ड मिल चुका है और 15 मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री पीके अरोड़ा डीजीआर ग्रुप से हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आप मंच पर आएं, और श्री निहाल डोगरा परंपरा आर्ट की ओर से श्री नितिन शर्मा जी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगा कि इनका विधिवत रूप से सम्मान यहाँ पर किया जाए। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। डोगरा जी से अनुरोध है कि एक स्मृति चिन्ह नितिन शर्मा जी को भेंट करें। इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, ये तो आपने देख लिया। ये मैंने हर एक को इसलिए पहनाए, हालांकि ये दोनों मेरे बच्चों से भी छोटे हैं, पाँव छूते हैं, लेकिन यहाँ पर के मेरे गुरु हैं। काफी लोग वहाँ पर होंगे जिन्होंने पहली वर्कशॉप अटेंड करी है ना, काफी हाथ खड़ा कर इतने सारे बंदे आए हुए हैं आज, और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि अगली बार फिर वर्कशॉप लगाना और हमें यही गुरु देना। शुरू से मेरी इंटरेस्ट रहा है म्यूजिक और थिएटर। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ट्रेंड्स आते रहे, देखते रहे, लेकिन आज उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था, रियली माय सैल्यूट्स। लोगों को इतनी देर तक नीचे बिठा के रखना सबसे नई चीज थी, और इतनी ब्रॉड स्टेज हमारे कहा करते थे कि आपकी स्टेज जो है वो आपकी दर्शक तक होनी चाहिए, नॉट अप टू दिस प्लेटफॉर्म। और मैंने आज इस बात को प्रैक्टिकल देखा कि आपकी स्टेज आगे तक थी और वहाँ तक फैली हुई थी, और लोग जिस ढंग से भर के बैठे, एक पल भी ऐसा नहीं था यहाँ पे किसी का ध्यान इधर से उधर गया हो। माय सैल्यूट्स टू आज की इतनी सुंदर नाट्य संध्या के पश्चात बस आपको ये कहना चाहते हैं कि रंग परंपरा में कल का रंग है संगीत का। कल संगीत का कार्यक्रम म्यूजिकल जर्नी अस्त के नाम से है, और जिसमें नीलकंठ पाठक जी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। आप सभी सादर रहे आमंत्रित हैं कल की म्यूजिकल जर्नी के लिए।
एक और अनुरोध आपसे है कि जब आप इस सभागार से बाहर निकलें तो डोनेशन बॉक्स है या बाहर एक क्यूआर स्कैन कोड भी है। आपकी जो भी क्षमता, जो भी सामर्थ्य, जो भी श्रद्धा, जो भी आपका भाव हो, आप अपना सहयोग दें ताकि परंपरा आर्ट्स ने जो नाट्य उत्सव किया है इसके खर्चे में कुछ सहयोग अगर आपके तरफ से हो जाए तो ये कलाकार, ये पूरे सदस्य हर वर्ष आपको बहुत अच्छे नाटक दिखाने वाले हैं। ये हमारा आपसे बात है। आप यहाँ पर आए, आपने अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आके उत्साह बढ़ाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले दिन जो नाटक है उनमें भी बात करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।